नमस्कार, स्वागत है आपका। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जी हां, आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे पर हैं। दोपहर बाद देहरादून से सीएम धामी रवाना होंगे। आपको बता दें कि कल कई आयोजित कार्यक्रमों में सीएम धामी हिस्सा लेने वाले हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे। जी हां, सीएम धामी का दिल्ली दौरा है, जिसमें सीएम धामी कुछ ही देर बाद हालांकि रवाना होंगे। दोपहर बाद रवाना होने का उनका कार्यक्रम है और कल दिल्ली में होने वाले कई कार्यक्रमों में सीएम धामी हिस्सा लेने वाले हैं। जो प्रवासी उत्तराखंडी हैं उनसे मुलाकात का उनका कार्यक्रम है और साथ ही साथ ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि दिल्ली में आला नेताओं से भी मुलाकात पुष्कर धामी कर सकते हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे पर हैं। इस पर खास जानकारी के लिए हमारी सहयोगी तोशी मेंदुला जुड़ गए। जी तोशी, जिस तरीके से सीएम का कार्यक्रम है दिल्ली आने का, क्या कुछ अपडेट है? क्या देहरादून से वो निकल चुके हैं, रवाना हो चुके हैं? देखिए, बिल्कुल देहरादून से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रवाना हो चुके हैं और लगभग 2:30 बजे उत्तराखंड सदन दिल्ली में पहुंचने वाले हैं। उसके बाद लगभग 5 से 5:30 बजे के करीब उत्तराखंड के प्रवासी नागरिकों के साथ संवाद करेंगे। कार्यक्रम आयोजन किया गया है, उसमें भाग लेंगे और इस संवाद को हम इस लिहाज से देख सकते हैं कि उपचुनाव होने हैं। चंपावत से चुनाव लड़ने वाले हैं। खटीमा से चुनाव हारने के बाद अब पुष्कर सिंह धामी पर एक तलवार लटक रही है अपने आप को प्रूव करने की कि अब उपचुनाव को कैसे जीता जाए और शायद इसी की तर्ज पर उत्तराखंड प्रवासियों के साथ संवाद में भाग लेंगे, जिसमें अजय भट्ट भी होंगे और आदेश गुप्ता दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल होने वाले। जी तो क्या कहा जाए, कल भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। क्या कुछ खास कार्यक्रम कल के लिए? और जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं, आपने भी बताया कि हो सकता है कि बड़े आला नेताओं से भी उनकी मुलाकात हो सकती है। देखिए, बिल्कुल कल की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 3 बजे वापस उत्तराखंड के लिए रवाना होंगे। खटीमा उधम सिंह नगर के लिए रवाना होंगे पुष्कर सिंह धामी। और अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट ये नहीं है कि क्या किसी बड़े नेता से दिल्ली आला कमान से बातचीत होगी चुनाव को लेकर, लेकिन हाँ, ये संभावना बताई जा रही है कि पुष्कर सिंह धामी शाम को शायद किसी बड़े नेता से मुलाकात कर सकते हैं। और चूंकि यहाँ पर इस मीटिंग को हम ऐसे भी देख सकते हैं कि 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई है उपचुनाव को देखते हुए, जिसमें वो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खटीमा से चुनाव हारने के बाद पुष्कर सिंह धामी का प्रचार करेंगे। स्मृति ईरानी होगी जो कि पुष्कर सिंह धामी के प्रचार में उतरी है। तो ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि संभावनाएं हैं कि शायद मुलाकात होगी और इसी को लेकर एक बातचीत यहाँ पर हो सकती है। जी बिल्कुल, कई बड़े नेता चंपावत के उपचुनाव में प्रचार के लिए उतरने वाले हैं और इससे पहले हालांकि आज जो सीएम धामी का दिल्ली ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका तोशी, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तरीके से हमारी संवाददाता ने साफ तौर पर बताया कि सीएम धामी हालांकि देहरादून से रवाना हो चुके हैं और करीब 2:30 बजे तक दिल्ली में उनके पहुंचने का कार्यक्रम है। दिल्ली में पहुंचने के बाद हालांकि प्रवासी उत्तराखंडियों से मुलाकात वो करेंगे और इसके अलावा जिस तरीके से अब चंपावत सीट पर उपचुनाव का समय बेहद कम बचा और ऐसे में लगभग ये कयास लगाए जा रहे हैं कि दिल्ली में आला नेताओं से हालांकि मुलाकात करेंगे और किस तरीके से मजबूत तरीके से मैदान में उतरा जाए और मैदान में उतरकर जो जीत हासिल करनी बहुत ज्यादा जरूरी सीएम धामी के लिए है, उसको लेकर क्या कुछ मूल मंत्र है। ये संभावना है कि इन तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी के आला कमान नेताओं से सीएम धामी आज बातचीत करेंगे और उसके बाद वापस उधम सिंह नगर की ओर वो
रवाना होंगे कल। चलिए आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, गैरसैंण में धामी सरकार अपना बजट पेश करेगी। गैरसैंण में होगा उत्तराखंड विधानसभा का द्वितीय सत्र। जी हाँ, आपको बता दें 7 जून से गैरसैंण के भराड़ीसैंण में ये बजट सत्र होगा, जिसमें गैरसैंण में धामी सरकार का ये पहला बजट है। तो खास तौर पर धामी सरकार का दूसरी कार्यकाल का ये गैरसैंण में पहला बजट होगा, जिसमें बजट सत्र में कई अहम बिंदुओं पर हालांकि इनको लेकर चर्चा होगी, फैसले लिए जाएंगे। और इस पर खास जानकारी के लिए देहरादून से हमारे संवाददाता अजय पांडे जुड़ गए। जी अजय जी, जिस तरीके से सीएम धामी हालांकि आज दिल्ली पहुंच रहे हैं, ऐसे में जो गैरसैंण का बजट भी होने वाला है वो भी बेहद ज्यादा खास है, क्योंकि धामी का ये पहला बजट सत्र है गैरसैंण में। जी बिल्कुल, देखिए धामी सरकार का पहला बजट सत्र गैरसैंण में आयोजित किया जाएगा और गैरसैंण विधानसभा में इसके लिए सभी तैयारियां इस समय पूरी की जा रही हैं, क्योंकि गैरसैंण को उत्तराखंड सरकार ने ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया है, तो विधानसभा का एक सत्र वहां पर कराना जरूरी है। और ऐसे में 7 जून से गैरसैंण में विधानसभा का सत्र आयोजित किया जाएगा और संसदीय कार्य मंत्री विधानसभा अध्यक्ष ने इसको लेकर के हामी भर दी है। और अब इसके अधिसूचना पर अंतिम मुहर यानी कि स्वीकृति राजभवन से लेना जरूरी है। और राजभवन में भी 7 जून से विधानसभा के सत्र को लेकर के वहां पर स्वीकृति के लिए फाइल चली गई। जी बिल्कुल, वाकई पहला सत्र ये सीएम धामी का गैरसैंण में होगा। तो क्या कहा जाए अजय जी, क्या कुछ खास पूरे प्रदेश वासियों के निकल कर आएगा इससे, किस तरह की संभावना है? देखिए, क्योंकि ये आम बजट है और आम बजट में प्रदेश सरकार कोशिश ये करेगी कि आम जनता के हित के लिए तमाम सुविधाएं यहाँ पर प्रदान किया जाए, आम जनता के हित के लिए ये बजट बनाया जाए। और इसी को लेकर के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जुटे हुए हैं। लंबे समय से आम जनता से राय लिया जा रहा है, उद्योगपतियों से राय लिया जा रहा है और इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी सभी लोगों से पूछ रहे हैं कि उत्तराखंड का बजट कैसा लोग चाहते हैं, किस तरह का बजट यहाँ पर बनाया जाए। और कुमाऊं मंडल में भी इस तरह के आयोजन हुए हैं जहां पर उद्योगपतियों से राय ली गई है, आम जनता से राय ली गई है। इसी तरह से कुमाऊं मंडल के लिए भी देहरादून में कई आयोजन किए गए जहां पर इन लोगों से उद्योगपतियों और आम जनता से राय ली गई है। चलिए, वाकई उद्योगपतियों से राय ली गई है, आम जनता से इसमें फीडबैक लिया गया है। क्या कुछ खास हालांकि हो गई, आने वाला वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया आपका अजय जी, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। जहां यमुनोत्री धाम में दीवार धंसने से 10,000 लोग फंसे हुए हैं। सड़क खोलने में 3 दिन का समय लग सकता है। और आपको ये भी बता दें कि एनडीआरएफ की टीमें लगातार मौके पर मुस्तैदी से लगी हुई हैं। गाड़ियों का आवागमन जो है वो बाधित हो चुका है। गाड़ियों को धीरे धीरे निकालने की कोशिश टीम की ओर से की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जी हाँ, हालांकि चारधाम यात्रा को लेकर सरकार के तमाम दावे हालांकि सामने आए थे कि तमाम तरह की दिक्कतें लोगों को झेलनी नहीं पड़ेंगी, लेकिन देखिए किस तरीके से यमुनोत्री मार्ग में जो ये सड़क धंसने, दीवार धंसने का ये मामला आया है, इससे 10,000 जो यात्री हैं वो फंस चुके हैं। हालांकि स्थानीय प्रशासन की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि अभी रास्ते खुलने में थोड़ा समय लगेगा, 3 दिन का समय लग सकता है। आवागमन पूरी तरीके से बाधित हो चुका है, लेकिन स्थानीय प्रशासन की ओर से लगातार आवागमन को सुचारू रूप से चलाने की पूरी कोशिश की जा रही है।
चलिए आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर की ओर, जहां चारधाम यात्रा पर नहीं थम रहा मौत का सिलसिला। अब तक चारों धामों में हो चुकी है 51 लोगों की मौत। केदारनाथ धाम की यात्रा में अब तक 21 यात्रियों की मौत हो चुकी है और इसके अलावा बद्रीनाथ धाम में 10 लोगों की मौत हो चुकी है। जी हां, इसके अलावा अगर यमुनोत्री धाम की बात की जाए तो यमुनोत्री धाम में 16 यात्रियों की मौत हो चुकी है, तो वहीं गंगोत्री धाम में भी 4 यात्रियों की जान जा चुकी है। तो जिस तरीके से राज्य सरकार ये दावा यात्रा शुरू होने से पहले कर रही थी कि किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं सामने आएगी, हालांकि जो तमाम यात्रियों की मौत हुई है इसमें कईयों की मौत जो है वो अव्यवस्थाओं के कारण बताई जा रही, तो कहीं तमाम ऐसे लोग हैं जो दरअसल बीमार थे, उसके चलते उनकी मौत हो गई है। तो तमाम जो लोग हैं, हालांकि इन लोगों को लेकर राज्य सरकार पुख्ता इंतजाम करने की कोशिश में जुटी हुई है। चलिए आगे बढ़ेंगे। चारधाम में 2 लाख से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने दर्शन कर लिए हैं। बद्रीनाथ में अब तक आपको बताएं कि 23,51 तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए हैं। बद्रीनाथ धाम में अब तक आपको बताते चले कि 13,465 यात्रियों ने, श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। तो इसके अलावा केदारनाथ धाम की अगर बात की जाए तो केदारनाथ धाम में अब तक 26,000, माफ कीजिएगा, आपको बताएं कि 2,65,525 लोगों ने दर्शन किए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर की ओर, जहां चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण स्लॉट फुल हैं। काउंटर पर रजिस्ट्रेशन बंद हो चुके हैं। रास्ते में फंसे हजारों यात्री। जी हां, बद्रीनाथ धाम में 26 मई तक जो स्लॉट है वो पूरी तरीके से फुल बताया जा रहा है। हालांकि तमाम यात्री लगातार स्लॉट को बुक करने में जुटे हुए हैं, लेकिन क्योंकि जो स्लॉट है वो फुल हो चुके हैं और ऐसे में जिनका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हो चुका है उन्हीं को दरअसल इन 4 धामों में दर्शन के लिए परमिशन दी जा रही है, अन्यथा ऋषिकेश से ही तमाम लोगों को वापस भेज दिया जा रहा है। तो 4 धामों में तिल तक रखने की जगह नहीं है। प्रतिदिन बड़ी संख्या में यात्री चारधाम यात्रा पे आ रहे हैं, जिसकी वजह से यात्रा के लिए किए जा रहे पंजीकरण स्लॉट जो है वो फुल हो चुके हैं। बद्रीनाथ धाम में जहां 26 मई तक स्लॉट बुक हो चुके हैं, तो वहीं अन्य धामों के लिए 16 जून तक स्लॉट जो है वो फुल हो चुके हैं। और ऐसे में देश के कोने कोने से आए श्रद्धालु परेशानी का सामना करना पड़ रहा है उन्हें। हरिद्वार में पंजीकरण केंद्र पर यात्री पहुंच रहे हैं, स्लॉट बुक होने की वजह से यात्री परेशान हो रहे हैं। हरिद्वार जिला पर्यटन अधिकारी सुरेश यादव का दरअसल इस पर कहना है कि चारधाम यात्रा में कई प्रदेशों से यात्री आ रहे हैं। इस बार सरकार ने चारधाम यात्रा के लिए निःशुल्क पंजीकरण की व्यवस्था शुरू की है। यात्रियों के ज्यादा संख्या में आने के कारण चारों धामों के स्लॉट जो है वो फुल हो चुके हैं, जिसकी वजह से यात्रियों के सामने तमाम तरह की समस्याएं आ रही हैं। हरिद्वार, ऋषिकेश में लाखों श्रद्धालु स्लॉट फुल होने की वजह से परेशान हो रहे हैं। देश के अलग अलग राज्यों से आए श्रद्धालु स्लॉट बुक होने की वजह से परेशान है। तो वहीं आपको बताएं कि महाराष्ट्र से आई यशोदा का ये कहना है कि वो बुढ़ापे में चारधाम यात्रा के लिए आई थी और यहाँ पर स्लॉट नहीं मिलने के कारण
जो उन्हें आर्थिक तंगियों का भी सामना करना पड़ रहा है, सरकार उनके दर्शन कराने की व्यवस्था करे। आगे बढ़ेंगे। कुंभ नगरी देवप्रयाग में गंगा स्नान और रघुनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के बाद बाबा विश्वनाथ और मां जगदीशुला के 23वीं डोली रथ यात्रा शुक्रवार को कमलेश्वर मंदिर श्रीनगर के लिए रवाना हुई। इसके पहले डोली यात्रा पहली बार नरसिंह मंदिर मुनेश पहुंची। यात्रा के दर्शन के लिए स्थानीय लोगों और तीर्थ यात्रियों ने भी दर्शन कर आशीर्वाद लिया है। गंगा मैया के जयकारे के साथ डोली ने संगम पर स्नान किया। आपको बता दें कि यह रथ यात्रा 11 मई को हरिद्वार से मंत्री प्रसाद नैथानी की अगुवाई में निकली थी, जहां विश्व शांति और कल्याण के लिए प्रार्थना की गई। 23वीं बार आयोजित डोली यात्रा को 13 जिलों स्थित 165 तीर्थ स्थानों पर जाना है, जिससे बाबा विश्वनाथ के 1000 धाम स्थापना का संपर्क पूरा हो रहा है। पिछली बार ये डोली आपको बताते चले 141 तीर्थ स्थानों पर की गई थी और इस मौके पर मंत्री प्रसाद नैथानी ने कहा है कि उत्तराखंड देवभूमि मानी जाती है, लेकिन यहाँ तीर्थटन नीति न होने के कारण कई पौराणिक स्थल उपेक्षित हैं। उत्तराखंड की पौराणिक परंपराओं और संस्कृति को जोड़कर देश भर के लोगों का ध्यान देवभूमि की ओर आकर्षित कर सकते हैं। डोली यात्रा सुबह ऐतिहासिक सूर्य मंदिर पलेची से शुरू हुई, जो कि हिडोला खाल आमरणी महट मुनेठा होते हुए देवप्रयाग पहुंची है। देखिए 29 अप्रैल को मैंने एक एमडीडीए के अधिकारी के साथ बैठक ली थी और मैंने 8 बिंदुओं पे उनको जानकारी लेके मुझसे दिशा निर्देश दिए थे। तो मैं समझता हूँ कि उन्हीं बिंदुओं पे मैंने आज उनको क्या प्रोग्रेस है उसके बारे में मैंने बातचीत की और मैंने बहुत स्पष्ट तौर पे कहा कि जो भी मेरी मीटिंग होगी नेक्स्ट मीटिंग में उसके प्रोग्रेस जानकारी मुझे चाहिए। पहला बिंदु था ऋषिकेश में जो मल्टी स्टोरी पार्किंग बनी थी, तो उसमें जो मुझे जानकारी दी गई कि अभी तक ये था कि इन्होंने अपना जो आर्किटेक्ट है उसे मान लिया, मतलब घोषित कर दिया और उसके बाद जो उसका खर्चा है वो 25 लाख से ज़्यादा आ रहा, तो उसका विषय जो है शासन में जाएगा, जिसके लिए मैंने कहा कि हफ्ता मैक्सिमम 10 दिन में इस विषय को ख़त्म करके वहाँ पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या ऋषिकेश के अंदर, क्योंकि मेरा विधानसभा क्षेत्र भी है और आप जानते हैं कि 4 धाम यात्रा के लिए ऋषिकेश से होकर लोग निकलते हैं। आज इतनी भीड़ है ऋषिकेश के अंदर विशेषकर, और पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है। यूँ तो मेरे पूरे उत्तराखंड के अंदर ये समस्या है, लेकिन एक एक करके हम पूरा करते हैं। तो उसके लिए मैंने उनको अब आने वाले 10 दिन का मैंने टाइम दिया है। साथ में मसूरी में भी एक 0 पॉइंट पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग पार्किंग की बननी थी और उसमें भी मेरे को जो जानकारी मिली तो 11 मीटर तक बननी थी, अभी 21 मीटर तक बनी है। G+6 मंजिल वो पार्किंग बननी है, तो उसमें भी शासन से जानकारी ली गई, शासन को भेजा गया है कि इसमें अनुमति मिले ताकि वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग 6 मंजिल तक बन सके। एक ऐसी हमारे यहाँ जो है माल रोड का जो मसूरी का सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है, तो वो भी हमने तय किया कि 30 तारीख तक हर हालत में उसे पूरा करें। उसमें इन्होंने मुझे प्रोग्रेस बताई है कि इसमें बहुत तेज़ी से काम चल रहा है और मैंने ये भी कहा था कि जो यात्री आज की तारीख में आ रहे हैं, पिछली बार भी कहा था, आज भी कहा है कि यात्रियों को भी परेशानी हो, पर्यटकों को भी परेशानी ना हो, स्थानीय जनता को भी परेशानी ना हो और काम भी अपना सुचारू रूप से चले। उसमें इन्होंने मुझे प्रोग्रेस बताई है। एक डोयाला में बस स्टैंड बना था एमडीडी के माध्यम से, वो जो ज़मीन थी रेशम भाग गच्छीवाला में आवंटित हुई थी, लेकिन अभी तक भू का जो है स्थानांतरण नहीं हुआ। तो उसमें मैंने कहा कि या तो उस पर उसकी प्रोग्रेस लें, नहीं तो कहीं और जो ज़मीन मिल सकती है तो डीएम से बातचीत की जानी चाहिए। इसके लिए उन्होंने अपना एक व्यक्ति को नियुक्त किया, बहुत जल्द उसकी जानकारी अगले वाली बैठक में मुझे देंगे। साथ साथ हमारे यहाँ जो कुछ ऐसे बिंदु थे जो मेरे पिछली बार मैंने कहा था कि जो हमारा
इसके नक्शे पास करने में 15 दिन, कॉमर्शियल नक्शे 30 दिन, उसकी मैंने जानकारी ली है और उसमें इन्होंने इस बार कुछ प्रोग्रेस मुझे दिखाई दी है और ये भी कहा है कि मानो 15 दिन का टाइम है तो 15 दिन में नक्शे पास हो जाने चाहिए। यदि इसमें आपने इंक्वायरी लगानी है, पता चला 2 दिन हमने हमारे एप्लीकेंट को 2 दिन लगे तो 15 और 2 17 दिन के अंदर वो पूरा होना चाहिए। 30 दिन का कॉमर्शियल का है, उसमें भी प्रोग्रेस मुझे दिखाई दी। एक विषय जो गंभीर है वो मुझे आपको भी कहना है, जिसके लिए मैं बहुत कड़ाई से आज मैंने बात की है। बहुत जगह पे हमारे यहाँ अवैध बिल्डिंग्स बन रही है और उस अवैध बिल्डिंग बनने का खाली अकेला दोषी वो व्यक्ति, देखिए 29 शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ बैठक कर ऋषिकेश में बनने वाली योजनाओं के साथ ही देहरादून की लंबित परियोजनाओं को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि लंबित योजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए जाए। इसके साथ ही आपको बताएं कि उन्होंने ये भी कहा कि बैठक के दौरान अधिकारियों को दिए गए दिशा निर्देशों की अगली बैठक में प्रगति रिपोर्ट भी लाई जाएगी, जिससे कि पता चल सके कि आखिरकार अधिकारियों की ओर से आदेशों का गंभीरता के साथ पालन किया गया है या नहीं। वहीं बीजेपी विधायक किशोर उपाध्याय ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है। विधायक आवास को लेकर बीजेपी विधायक ने अपनी मांग रखी है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी से ये मांग की है कि देहरादून की जगह पर टिहरी में उन्हें आवास दिया जाए। के 53 छात्र छात्राओं ने उत्तराखंड विधानसभा भवन का भ्रमण किया। इस दौरान कॉलेज के छात्र छात्राओं ने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण से भी भेंट की। विधानसभा अध्यक्ष ने छात्र छात्राओं से विधानसभा से संबंधित विभिन्न संसदीय कार्यवाही और सदन संचालन के संबंध में जानकारी देते हुए प्रोत्साहित किया। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि इस बार गैरसैंण विधानसभा सत्र को लेकर तैयारियां की गई हैं। 7 तारीख का दिन निर्धारित किया गया है। जगदीश शिला डोली इस वर्ष 23वें साल में पूरे उत्तराखंड के भ्रमण पर जा रही है और ये 30 दिन की यात्रा है। इस समय डोली ने पूरे उत्तराखंड में 165 नए स्थानों पर जाना है ताकि जो 1000 धाम स्थापन की जो बाबा विश्वनाथ जगदीश शिला का संकल्प है वो पूरा हो सके। विगत 20 वर्षों में जो डोली ने भ्रमण किया 141 स्थान पर गई और इस बार 165 स्थानों पर जाएगी। तीर्थाटन प्रदेश हमारा बने, उत्तराखंड देवभूमि है, देवभूमि का जो स्वरूप है वो साकार हो सके, इस डोली का ये मुख्य उद्देश्य है और विश्व में शांति हो सके, हमारी देव संस्कृति जिंदा रहे और जो हमारे 4 धाम हैं इसके साथ साथ 1000 धाम उत्तराखंड में स्थापित हों, इस यात्रा का उद्देश्य है। जगदीश चलिए आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर की ओर, जहां उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम विभाग का अलर्ट सामने आया है। 4 दिनों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। जी हां, मौसम में बदलाव के चलते 4 धाम यात्रा प्रभावित हो सकती है। संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों को यह अलर्ट साफ तौर पर किया गया है। इसके अलावा SDRF और BRO की टीम जगह जगह पर मुस्तैद है। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।